हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी। पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज आइसोस्टेसी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके आइसोस्टेसी ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप किया है। एंड ये टोटल जो आइसोस्टेसी है, जो इक्वालिटी है, जो स्टेबिलिटी है, वो बना है। तो चलिए प्रिंसिपल में जाते हैं। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बुओयेंसी, डेंसिटी, लिथोस्फेरिक फ्लेक्सचर एंड इक्विलिब्रियम एंड आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी जो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सभी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ये आइसोस्टेसी बना है। तो आज का पार्ट में क्या क्या है? बुओयेंसी, डेंसिटी, लिथोस्फेरिक फ्लेक्सचर एंड इक्विलिब्रियम। तो बुओयेंसी क्या है? इट इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बुओयेंसी। तो आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल है जो है बुओयेंसी का प्रिंसिपल। हम देखेंगे वो उसके ऊपर ही बेस करके ये आइसोस्टैटिक जो सिस्टम है ये बना है। सबमर्ज ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ग्रेटर प्रेशर एट द बॉटम देन द टॉप। तो जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड हुआ है, किसी के नीचे उसको सबमर्ज किया गया है, तो उसमें ग्रेटर प्रेशर होता है। ऊपर से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऊपर में जितना प्रेशर होता है उससे ज्यादा सबमर्ज जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो मर्ज हुआ है वाटर या कुछ भी चीज के अंदर, उसमें होता है ग्रेटर प्रेशर। दिस डिफरेंस इन प्रेशर पुशेस द ऑब्जेक्ट अपवर्ड। एंड ये जो प्रेशर का डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जिसको सबमर्ज किया गया है वो ऊपर की तरफ पुश करता है, मतलब ऊपर की तरफ आने की ट्राई करता है। दिस इज बिकॉज द प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ एज ए रिजल्ट ऑफ द वेट ऑफ द ओवरलाइंग फ्लूइड। तो जो फ्लूइड के ऊपर दिया गया है तो उसके ऊपर डेप्थ के अनुसार प्रेशर इंक्रीज करता है एंड वेट के अनुसार। तो जितना आप ज्यादा वेट दोगे प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो द प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ एज ए रिजल्ट ऑफ द वेट ऑफ द ओवरलाइंग फ्लूइड। तो फ्लूइड के ऊपर कोई भी एक वेट अगर आप दोगे तो प्रेशर डेप्थ के साथ साथ वो इंक्रीज करेगा। अब तक हमने क्या देखा बुओयेंसी में? कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप सबमर्ज करोगे, किसी के अंदर डालोगे, तो उसका प्रेशर जो है बढ़ेगा ऊपर के साथ। एंड ये प्रेशर जो चेंज होगा, ऊपर कम प्रेशर, नीचे ज्यादा प्रेशर, उसके वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है उसको अपवर्ड वो पुश करेगा, ऊपर उठने के लिए उसको पुश करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन टॉप एंड द बॉटम। तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होता है, जिस फोर्स के द्वारा इसको पुश करता है ऊपर के तरफ, वो जो फोर्स है वो मेनली है डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन टॉप एंड द बॉटम। कोई भी चीज का यहाँ पे अर्थ में भी ये सेम प्रोसेस चलता है। अगर आप पानी में भी करोगे तो सेम होगा, अर्थ में भी सेम होगा। इट इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो ये जो फोर्स है ये है इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अगर कोई भी एक मानो यहाँ पे आप एक चीज को यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे दिया है, सबमर्ज किया है, तो नीचे यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, एंड ऊपर है प्रेशर कम। यहाँ पे है हाई प्रेशर। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज पानी में या कुछ भी चीज में अगर आप सबमर्ज करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वो लेवल जो है ऊपर आ जाएगा। तो पहले ऐसा था, इसको अगर हम पुश करेंगे नीचे के तरफ तो क्या होगा, इसका लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो डिस्प्लेस फ्लूइड मतलब ये जितना पानी यहाँ पे ऊपर आया है वो है डिस्प्लेस फ्लूइड। तो उसका इक्विवेलेंट है ये जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर जो ऊपर है एंड नीचे है, एंड ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, ठीक है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बिटवीन टॉप एंड बॉटम एंड इक्विवेलेंट टू द वेट। यहाँ पे जितना वेट हुआ है ये वेट का इक्विवेलेंट है। जो डिस्प्लेस फ्लूइड मतलब जितना
जो पानी हो या कुछ भी हो जो डिस्प्लेस हो गया है, कोई भी चीज अगर पानी में या कुछ भी चीज में अगर आप डालोगे तो थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ जाता है, धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगता है। तो वही जितना वो ऊपर उठता है वही है डिस्प्लेस फ्लूइड। तो ये है आर्किमिडीज का थ्योरी। तो आर्किमिडीज के थ्योरी में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले यहाँ पे एक बॉल डाला गया है पानी में, ठीक है, तो इसका लेवल यहाँ तक है, पानी के यहाँ तक, उसके ऊपर वेट और भी दिया गया है, प्रेशर और भी दिया गया है। तो देख रहे हो ये बॉल और भी ज्यादा नीचे की तरफ आया है, वेट और भी ज्यादा दिया गया है तो नीचे की तरफ ज्यादा आया है। एंड इसका जो लेवल है, पानी का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर आ गया है। एंड वुड में भी अगर आप देखोगे इसका ये भी बैलेंस बना के रह रहा है। एंड आयरन इस ये सिंक कर जाता है। एंड यहाँ पे कॉर्क जो है वो ऊपर पूरा फ्लोट करता है। तो हम वुड को देखेंगे, ये जो प्रोसेस है ये हुआ है पूरे अर्थ में, ठीक है। तो कोई भी वेट अगर आप जोर से यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा। वो फोर्स क्या है? द प्रेशर बिटवीन टॉप एंड बॉटम उसके प्रोपोर्शनल है एंड इक्विवेलेंट टू द डिस्प्लेस फ्लूइड। तो जितना डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट है, मतलब जितना पानी यहाँ पे ऊपर आ गया है उसका इक्विवेलेंट है ये। फॉर दिस रीजन whose density is greater than that of the liquid in which it is submerged tend to sink। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, वो जो लिक्विड है उससे अगर ज्यादा होता है तो वो सिंक कर जाता है, मतलब नीचे पूरा डूब जाता है। इसलिए यहाँ पे जो आयरन है ये पूरा डूब गया है क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है। लिथोस्फीयर अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर होता है तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल थ्योरी है ये। अब ये जो प्रिंसिपल एंड थ्योरी है ये अर्थ में कैसे काम करता है। द लिथोस्फीयर इंक्लूडिंग द अर्थ क्रस्ट एंड ए पोर्शन ऑफ द अपरमोस्ट मैंटल इज लेस डेंस देन द अंडरलाइंग एस्थेनोस्फीयर। अगर देखा जाए जो अर्थ क्रस्ट है एंड जो लिथोस्फीयर है वो नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है उससे लेस डेंस है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये है लिथोस्फीयर, ये ऊपर का ब्राउन जो पार्ट है ये है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है इसका डेंसिटी कम है, लेस डेंस है। एंड इसके नीचे ये जो एस्थेनोस्फीयर है इसका डेंसिटी ज्यादा है। तो हमने अभी क्या कहा, ज्यादा डेंसिटी अगर होगा एंड ऊपर अगर कम डेंसिटी होगा तो वो उसके अंदर फ्लोट करेगा। यहाँ पे हमने देखा आयरन जो है पूरा डूब गया है क्योंकि इसका जो डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर का डेंसिटी जो है वो नीचे एस्टेनोस्फीयर से कम है। दिस बायोइंग फोर्स इज व्हाट अलाउस द लिथोस्फीयर टू फ्लोट ऑन द एस्टेनोस्फीयर। एंड यहाँ पे जो फोर्स है वही अलाउ करता है यहाँ पे एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करने के लिए। तो फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द टॉप, डेंसिटी ऑफ द बॉटम एंड इक्विवेलेंट ऑफ डिस्प्लेस फूड। तो यहाँ पे ऊपर अगर लेस डेंस रहेगा तो उसका जो टॉप का जो प्रेशर है एंड नीचे का जो प्रेशर है एंड जो इक्विवेलेंट डिस्प्लेस फ्लूइड है उसके ऊपर बेस करके ये जो फोर्स क्या काम करेगा, इसको फ्लोट करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए ये जो पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट का जो पार्ट है ये एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। तो ये है बुओयंट जो फोर्स है वो। एंड ये फोर्स किसके साथ कोरिलेटेड है? डेंसिटी के साथ। इस इमेज में भी अगर हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये सब एक क्रस्ट का पार्ट, ऊपर का पार्ट, एंड ये फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर? ऑरेंज वाला पार्ट है ये है यहाँ पे एस्टेनोस्फीयर एंड इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये है ग्रेटर डेंसिटी वाला, ये है लो डेंसिटी वाला। एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स यहाँ पे काम किया है उसके द्वारा वो ऊपर का जो पार्ट है इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं और एक प्रिंसिपल, वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी एंड बुओयंसी ये दो कोरिलेटेड है। हमने अभी कहा अगर डेंसिटी ज्यादा होगा एंड कम होगा तो फोर्स यहाँ पे अलग अलग होगा एंड वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बुओयंसी एंड डेंसिटी आर कोरिलेटेड, बुओयंसी एंड डेंसिटी आर कोरिलेटेड। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट फ्लोट, ऑब्जेक्ट मतलब पृथ्वी का जो क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर जो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है उसको आप यहाँ पे ले सकते हो ऑब्जेक्ट।
as a object. When the object float, the weight of the object is less than the weight of the displaced liquid when fully submerged. तो जिसके अंदर वो सबमर्ज कर रहा है, जो फ्लूइड है, जो वाटर है, कुछ भी जो है, उससे अगर इसका वेट कम होता है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सबमर्ज किया जा रहा है लिक्विड के अंदर, उसका अगर वेट कम होता है तो बुओयेंसी फोर्स ग्रेटर देन इट्स ओन वेट, तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होगा वो इसका वेट से ज्यादा होगा, उसकी वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा. व्हेन द ऑब्जेक्ट नाइदर फ्लोट एंड नॉर सिंक, कभी ये फ्लोट भी नहीं करता है, सिंक भी नहीं करता है, आधा आधा रहता है. द ऑब्जेक्ट हैज एग्जैक्टली द सेम डेंसिटी एज द फ्लूइड. तो जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसके साथ उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर सेम होता है तो ये मतलब फ्लूइड फ्लोट भी नहीं करता है एंड सिंक भी नहीं करता है. इट्स बायोंसी ऑल्सो इक्वल टू इट्स वेट. तो इसका जो फोर्स यहाँ पे बन रहा है वो इक्वल टू इट्स वेट. एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट सिंक, द ऑब्जेक्ट विद ए हायर एवरेज डेंसिटी देन द फ्लूइड, तो फ्लूइड से अगर इसका डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंक करेगा. इट विल नेवर एक्सपीरियंस बुओयेंसी देन द वेट एंड इट विल श्रिंक. तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होगा वो ज्यादा नहीं होगा, तो उसकी वजह से ये वेट सिंक, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने वेट की वजह से सिंक करेगा. तो ये थ्री जो प्रोसेस यहाँ पे डेंसिटी की वजह से हुआ है, अगर सेम डेंसिटी होता है तो यहाँ पे बुओयेंसी इक्वल होता है वेट के साथ, तो ये सिंक भी नहीं करता है एंड फ्लोट भी नहीं करता है. अगर लेस डेंस होता है तो वो फ्लोट करता है, क्योंकि यहाँ पे बुओयेंसी जो फोर्स है वो ज्यादा होता है. अगर ऑब्जेक्ट बहुत हाई डेंसिटी का होता है तो क्या होता है, यहाँ पे कम जो फोर्स है वो बनता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंक करता है. तो ये थ्री जो मैटर्स यहाँ पे हुआ है, इसके अंदर अर्थ के साथ क्या होता है, ये वाला पार्ट, क्योंकि अर्थ का जो क्रास्ट है, क्रास्ट एंड जो लिथोस्फीयर है, ये है लेस डेंस एंड जो एस्थेनोस्फीयर है ये है हाई डेंस. ठीक है, तो यहाँ पे सेम हुआ है. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रास्ट एंड लिथोस्फीयर है वो लेस डेंस है एंड एस्थेनोस्फीयर है हाई डेंस, इसकी वजह से वो इसके ऊपर फ्लोट करता है, यानी यहाँ पे जो बुओयेंट जो फोर्स बनता है वो ज्यादा होता है. इस इमेज में अगर हम देखोगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंक किया है वाटर के अंदर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन वाटर. यहाँ पे जो लिक्विड है इससे जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है उसका डेंसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से ये पूरा सिंक कर गया है. एंड यहाँ पे सेम मतलब इक्वल चीज हुआ है, सिंक भी नहीं किया है एंड फ्लोट भी नहीं कर रहा है. यहाँ पे क्या हुआ है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल देन वाटर, ये इक्वल होगा, इक्वल देन वाटर, तो इसकी वजह से ये सिंक भी नहीं किया, फ्लोट भी नहीं कर रहा है. एंड यहाँ पे जो है ये जो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है लेस देन वाटर, तो इसकी वजह से ये फ्लोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोर बुओयेंट जो फोर्स है वो बना है, यहाँ पे बुओयेंट फोर्स इक्वल है एंड यहाँ पे बुओयेंट फोर्स लेस है, कम है, वजह से ये सिंक कर गया है. एंड इक्वल होने की वजह से ये फ्लोट भी नहीं कर रहा है एंड सिंक भी नहीं कर रहा है, सबमर्ज्ड है. एंड कम होने की वजह से मतलब फोर्स ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे वो फ्लोट कर रहा है. मतलब डेंसिटी कम, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होता है तो बुओयेंट फोर्स ज्यादा होगा, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा होता है तो बुओयेंट फोर्स कम होगा, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी सेम होता है तो बुओयेंट फोर्स भी यहाँ पे इक्वल होगा. सेम अगर हम अर्थ में देखेंगे तो अर्थ में ये है क्रास्ट, लास्ट का जो ऊपर का जो पार्ट है ये क्रास्ट, क्रास्ट से यहाँ पे है कोर, बिल्कुल कोर एरिया. तो क्रास्ट से कोर एरिया तक अगर हम जाएंगे धीरे धीरे नीचे के तरफ तो क्या होगा, डेंसिटी धीरे धीरे हम देखेंगे बढ़ रहा है. ठीक है, क्रास्ट में था 2.8, मेंटल का था 4.6, आउटर कोर का था 10.5 एंड इनर कोर का था 13. तो क्रास्ट एरिया से अगर हम धीरे धीरे कोर मतलब पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो क्रास्ट जो फ्लोट कर रहा है उसका डेंसिटी कम है एंड जिसके ऊपर वो फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फीयर, उसके नीचे का पार्ट है, तो मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो इसकी वजह से वो ऊपर
फ्लोट कर रहा है। तो डेंसिटी एंड बुएंसी फोर्स ये दो एक दूसरे के साथ मतलब कोरिलेटेड है। डेंसिटी के ऊपर बेस करके बुएंट फोर्स जो है वो बनता है, ज्यादा होगा या कम होगा या इक्वल होगा, वो यहाँ पे बनता है। तो आई थिंक ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया है, बुएंट फोर्स एंड डेंसिटी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोस्टेसी के लिए, क्योंकि ये जो अर्थ क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर है, ये जो फ्लोट कर रहा है एस्टेनोस्फीयर के ऊपर, बिल्कुल ये फोर्स के वजह से, जो बुएंट फोर्स है एंड इसका जो डेंसिटी है, इसके वजह से ही। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं लिथोस्फेरिक फ्लेक्सचर। लिथोस्फेरिक फ्लेक्सचर क्या है? डिप्लेक्शन ऑफ अर्थ lithosphere is response to topographic loading and unloading is called lithospheric flexure। तो topographic loading and unloading मतलब क्या है? कोई एक अगर टोपोग्राफी होता है, उसके ऊपर अगर कोई भी चीज सेडिमेंट वगैरह ये सब जमता है तो लोड होता है, मतलब वेट बढ़ता है। एंड अनलोडिंग मतलब क्या है? ये जब इरोड हो जाता है पार्ट एंड इसका हाइट कम हो जाता है तो वो होता है अनलोडिंग। तो जब सेडिमेंटेशन वगैरह यहाँ पे जमा होता है, डिपोजिशन होता है, तो होता है लोडिंग। एंड अनलोडिंग मतलब इरोशन। तो एक है डिपोजिशन, एक है इरोशन। तो तब क्या होता है? अर्थ का डिप्लेक्शन स्टार्ट होता है। अर्थ में मतलब स्टेबिलिटी में डिफरेंस आता है, अर्थ का जो वेट है उसके ऊपर डिफरेंस आता है, तब ये फ्लेक्चर बनता है। लिथोस्फीयर सबसाइड बेनीथ द लोड व्हेन ए टोपोग्राफिक लोड इज जनरेटेड बाय मोशन अलोंग ए थ्रस्ट फॉल्ट। लिथोस्फीयर धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है जब यहाँ पे टोपोग्राफिक लोड आता है। मतलब ऊपर अगर कोई सेडिमेंटेशन वगैरह जमा होता है, डिपोजिशन होता है, तो लिथोस्फीयर एस्टेनोस्फीयर के नीचे आ जाता है, क्योंकि वेट ऊपर बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। रॉक अपलिफ्ट इज ड्राइवन व्हेन द लिथोस्फीयर इज रिबाउंड बाय ए रिडक्शन इन टोपोग्राफिक लोड। बट जब रिडक्शन होता है, जब इरोशन होता है ऊपर में, तब क्या होता है? लिथोस्फीयर ऊपर आ जाता है, रिबाउंड होता है। रिबाउंड मतलब जितना वो नीचे आया था उतना वो ऊपर आ जाता है। जो फटक से जो ऊपर आ जाना, उसको हम कहते हैं रिबाउंड। कोई भी अगर एक चीज को प्रेशर से नीचे डालोगे एंड वो प्रेशर आप रिलीज कर दोगे तो क्या होगा? वो चीज फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा, तो वो है रिबाउंड। तो लिथोस्फेरिक फ्लेक्सचर मतलब क्या है? कोई एक माउंटेन या कोई भी मतलब जो फीचर्स है वो हो सकता है, इसके ऊपर अगर सेडिमेंटेशन होता है यानी इसका हाइट बढ़ता है तो क्या होता है? ये एस्टेनोस्फीयर के नीचे और भी सबसाइड हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर वेट आ रहा है। एंड जब ये माउंटेन का पार्ट इरोड हो जाता है, मतलब यहाँ पे इरोशन का काम होता है, तब ये ऊपर की तरफ आता है एंड अपने प्लेस में धीरे धीरे आने की कोशिश करता है, मतलब लिथोस्फीयर रिबाउंड होता है। तो इसको हम कहते हैं लिथोस्फेरिक फ्लेक्सचर। अगर इरोशन नहीं होता है, डिपोजिशन नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मतलब लोडिंग अनलोडिंग अगर नहीं होता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये स्टेबल होके बिल्कुल मतलब एवरी टाइम ऐसे ही रह जाएगा। बट ऐसा तो नहीं होता है। अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस काम करता है जिसकी वजह से इरोशन होता है, डिपोजिशन होता है, लोड होता है, अनलोड होता है। तो ये लिथोस्फेरिक फ्लेक्सचर यहाँ पे बनता है। तो आइसोस्टैटिक जो प्रोसेस है उसके अंदर भी ये जो काम है ये होता है। जैसे ये एक माउंटेन है, पिंक कलर का ये एक माउंटेन है, इसके ऊपर और भी लोड दिया गया है, मतलब इसके ऊपर और भी डिपोजिशन हुआ है मानो। तो क्या हुआ है? ये और भी नीचे आ गया है। देख रहे हो, ये पार्ट पहले ऐसा था एंड ये जब नीचे की तरफ सबसाइड किया है तो ये पार्ट और भी नीचे आ गया है एंड ये पार्ट ऊपर उठ गया है। कोई भी वाटर या कुछ भी चीज के अंदर अगर आप कोई भी चीज को प्रेशर से डालोगे, ऊपर से प्रेशर दोगे, तो नीचे का जो लिक्विड है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा एंड ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। वही काम यहाँ पे हुआ है। इसमें भी सेम हुआ है। पहले ऐसा था, धीरे धीरे लोड आने की वजह से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सबसाइड हुआ है। ठीक है, अब लोड जब वो ये प्रोसेस अगर उल्टा होता है, मतलब धीरे धीरे इरोशन होता है, या से अगर धीरे धीरे इरोशन होता है तो ये जो चीज है ये फिर से ऐसे स्टेट में आ जाएगा। इरोशन होते होते, छोटा होते होते ऐसे स्टेट में आ जाएगा, मतलब रिबाउंड होगा, फिर से अपने प्लेस में आएगा। तो फोर्स एंड वेट के वजह से इसका फ्लेक्सचर का जो डायरेक्शन है ऐसा होता है, मतलब ये बेंड करके नीचे की तरफ जाता है। एंड रिबाउंड मतलब क्या है? इसका जो ऊपर से अगर वेट हम रिलीज कर लेंगे, अगर अनलोड होगा तो ये जो बेंड यहाँ पे हुआ है, मतलब नीचे की तरफ जो आया है वो फिर से ऊपर आ जाएगा एंड अपने जो पोजीशन है वहां पे
वो फिर से आ जाएगा, इसको हम कहेंगे रिबाउंड। तो ये सेम चीज पृथ्वी के अंदर मतलब क्रास्ट एंड लिथोस्फीयर एंड एस्ट्रोनोस्फीयर के साथ हुआ है। मतलब एस्ट्रोनोस्फीयर के अंदर जो क्रास्ट एंड लिथोस्फीयर के पार्ट फ्लोट कर रहा है, तो ये सब फीचर्स उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसके ऊपर अगर डिपोजिशन होता है, लोडिंग होता है, तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ सबसाइड करता है, एंड अगर जब अनलोड होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है एंड अपने पोजीशन में फिर से बैक करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो है ही यहाँ पे, इक्वल एक स्टेट तो यहाँ पे क्रिएट हुआ ही है। आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज एन आइडियल स्टेट वेयर द क्रस्ट एंड द मेंटल वुड सेटल ऑन अकाउंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फोर्स। तो डिस्टर्बिंग फोर्स के एब्सेंस में यहाँ पे जो क्रस्ट एंड जो मेंटल है एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर इक्वल स्टेट में रहेगा। तो डिस्टर्बिंग फोर्स क्या क्या है? डिस्टर्बिंग फोर्स के मतलब क्या है जिसको जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा है? द वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ आइस शीट इरोशन, इरोशन डिपोजिशन ये सब डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि इरोशन अगर होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, एंड डिपोजिशन अगर होता है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। मतलब अपना जो स्टेबिलिटी है, जो इक्वालिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए वेट के साथ साथ उसमें डिफरेंस तो होगा ही। अगर ज्यादा वेट होगा वो धीरे धीरे नीचे आके अपने खुद को स्टेबल करेगा, अगर कम वेट होगा वो अपने धीरे धीरे ऊपर आके खुद को स्टेबल करेगा। तो ये सब चीज होगा अगर डिस्टर्बिंग फोर्स होगा। डिस्टर्बिंग फोर्स के अंदर इरोशन, सेडिमेंटेशन, वॉल्केनिज्म जो भी पृथ्वी के अंदर होता है वो सब कुछ है डिस्टर्बिंग फोर्स। तो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? इक्वल स्टेट, दोनों साइड में इक्वल। तो पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे है क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर, नीचे है एस्ट्रोनोस्फीयर, एंड इसके बीच में जो इक्वल एक स्टेट बना है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, एंड वही है आइसोस्टेसी। ह्यूज प्लेट ऑफ क्रास्टल एंड अपर मेंटल मटेरियल फ्लोट ऑन डेंसर एस्ट्रोनोस्फीयर। तो एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर जो डेंस एस्ट्रोनोस्फीयर है उसके ऊपर क्रास्ट एंड मेंटल का जो मटेरियल है वो फ्लोट करता है। डेप्थ टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट सिंक डिपेंड ऑन इट्स वेट एंड वेरीज एज द वेट चेंजेस। तो वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेट के ऊपर। अगर वेट चेंज होता है तो ये जो इक्वलिटी है, इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज होता है। तो क्रास्ट एंड मेंटल का ऊपर का जो पार्ट है उसके ऊपर अगर वेट ज्यादा होगा तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा, अगर वेट कम होगा तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा। मतलब स्टेबल नहीं रह पाएगा अगर डिस्टर्बिंग फोर्स रहता है। अगर ये सब फोर्स कुछ भी काम नहीं करता है, इरोशन नहीं होता है, डिपोजिशन नहीं होता है, लैंड के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो वो एज इट इज इक्वल पोजिशन अपना मेंटेन करेगा। तो ये है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इक्विलिब्रियम और बैलेंस बिटवीन ब्लॉक क्रस्ट एंड जो मेंटल, इसको ही हम आइसोस्टेसी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में भी हमने सेम कहा, आज भी हम सेम ही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बैलेंस बनता है क्रस्ट एंड मेंटल के अंदर, जो बैलेंस ये क्रिएट होता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं आइसोस्टेसी। द टॉलर ए ब्लॉक ऑफ क्रस्ट द डीपर इट पेनेट्रेट इनटू द मेंटल बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर मास एंड वेट। तो जो क्रस्ट का जो पार्ट ज्यादा लंबा होगा उसका नीचे का पार्ट और भी मतलब उसके साथ उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मतलब बैलेंस करने के लिए वो भी नीचे के तरफ ज्यादा होगा। आइसोस्टेसी ऑकर व्हेन ईच ब्लॉक सेटल इनटू इक्विलिब्रियम विद द अंडरलाइंग मेंटल। तो आइसोस्टेसी कब होता है? जब ये डिस्टर्बिंग फोर्स बिल्कुल ना हो एंड ऊपर का जो पार्ट है मतलब क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर एंड नीचे का जो एस्ट्रोनोस्फीयर का पार्ट है वो इक्वल स्टेट में आ जाए, तब ये आइसोस्टेसी बनता है। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? बुएंसी फोर्स एंड डेंसिटी। तो बुएंसी फोर्स एंड डेंसिटी एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। ये फोर्स कम होगा कब एंड ज्यादा होगा कब, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी एंड वेट के ऊपर। लिथोस्फेरिक फ्लेक्सचर वो भी आज हमने डिस्कस किया। अगर टोपोग्राफी के ऊपर लोड होता है एंड अनलोड होता है तो ये फ्लेक्सचर होता है। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब ये डिस्टर्बिंग फोर्स, इरोशन, सेडिमेंटेशन ये सब बिल्कुल नहीं रहता है, तब एक ये जो लैंड सरफेस एस्ट्रोनोस्फीयर के साथ एक इक्वल एंड बैलेंसिंग स्टेट में आता है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहते हैं आइसोस्टेसी। एंड आइसोस्टेसिक एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट कैसे करता है अपना जो चीजें हैं लैंड इन सब के साथ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आइसोस्टेसी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर जितना आप इसको जानोगे तो उतना आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा एंड ये आपको इजी भी लगेगा।
तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।